हस्तक्षेप रिश्तों की कहानी। मम्मी, वहाँ तो प्रेशर कुकर भी खराब है। कई बार रिंग निकाल कर सेट करो, तब जाकर भाप निकलना बंद होता है। अच्छा हाँ, सीटी तो बजता ही नहीं। मटर छीलते हुए सुरेखा ने अपनी माँ से शिकायत की। तू पहली बार ससुराल से मायके आई है। चलो शाम को एक नया तुम्हारी पसंद का प्रेशर कुकर दिलवा देती हूँ। माँ स्नेहलता स्नेह से बोली। सुरेखा खुश हो गई। शाम हुई। माँ और छोटी बहन के साथ सुरेखा बाजार गई और अपनी पसंद से खुद के कपड़े, पति के लिए शर्ट पैंट के कपड़े और एक अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर खरीद लाई। सुरेखा के पति घनश्याम जी महू रेलवे स्टेशन पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। उसका विवाह महू के लगभग 60 किलोमीटर दूर सनावद नगर में हुआ था। यातायात का साधन सुगम था। रेलवे के अलावा सड़क मार्ग से भी दोनों नगर जुड़े हुए थे। सुरेखा का पति अरविंद सनावद में ही एक सूत मिल में काम करता था। ससुर किसी को ऑपरेटिव बैंक से रिटायर्ड हो चुके थे। दोनों परिवार मध्यम वर्गीय था। धन की प्रचुरता नहीं थी, पर घर में अभाव भी नहीं था। सुरेखा के ताऊ सनावद स्टेशन पर कार्यरत थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण रिश्तों की बात चली थी और विवाह संपन्न हुआ था। अगले दिन सुरेखा पति के साथ ससुराल लौटी। दिल बलियों उछल रहा था। माँ से मिले उपहार उसे गौरवान्वित कर रहे थे। सास प्रेशर कुकर के डिब्बे को देखकर पूछ बेटी, ये क्यों खरीद लाई? हमने खरीदा नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने दिया है, कहते हुए सुरेखा के स्वर में गर्व का भाव था। अनुभवी सास जैसा मांजरा समझ गई हो, बोली, इसे अभी निकालना नहीं, अरविंद से कहकर कुकर सुधरवा दूंगी। अगर फिर भी कुकर से संतुष्टि नहीं मिले तभी नया कुकर निकालना। उसी शाम प्रेशर कुकर को एक बर्तन दुकान पर भेजकर सुधरवा लिया। अब पुराने प्रेशर कुकर से प्रेशर लीक नहीं कर रहा था और वह यदा कदा सीटी भी बजा रहा था। 3 महीने बाद सुरेखा पति के साथ फिर मायके आई। मम्मी ने हालचाल पूछा। बातों ही बातों में माँ ने पूछ लिया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। और सब तो ठीक है मम्मी, पर वहाँ पर गैस चूल्हा इतना कम फ्लेम देता है कि चाय बनाने में ही पसीना छूट जाता है। उसे सुधरवा कर भी मैं देखा, पर कोई फ़ायदा नहीं। 8-10 दिन तक फ्लेम ठीक रहता है, फिर वैसा ही वैसा होता है। मम्मी, मिलिट्री कैंटीन से चूल्हा मिल सकता है तो दिलवा दो न, कैंटीन में सस्ता मिल जाता है। घनश्याम जी के एक मित्र जो सेना में अच्छे पद पर कार्यरत थे से निवेदन कर घनश्याम जी ने एक गैस स्टोव सुरेखा के लिए मंगवा दिया। सुरेखा ने मूल्य चुकाना चाहा, पर घनश्याम जी ने मूल्य लेने से मना कर दिया। समझना पापा की तरफ से गिफ्ट है, कहकर उन्होंने टाल दिया। इस बार फिर सुरेखा गर्व से मस्तक ऊंचा कर ससुराल पहुंची। सास ने दरवाज़ा खोला था। सास की नज़र गैस स्टोव पर पड़ी तो सास के पूछने से पहले ही सुरेखा बोल पड़ी, मम्मी जी, अपने चूल्हे से परेशान हो गई हूँ, इसलिए महू से मिलिट्री कैंटीन से मम्मी ने कहकर चूल्हा मंगवाई हूँ। मैं पैसे दे रही थी, पर पापा ने लेने नहीं दिया। इस बार सास कुछ नहीं बोली। शाम को काम से लौटने के बाद खुद अरविंद ने नया स्टोव किचन में लगाया। उस शाम का खाना नए स्टोव पर बनाया गया। साथ ही आज का प्रेशर कुकर जो टान पर रखा था उतारा गया। फिर नए प्रेशर कुकर का उद्घाटन नए गैस स्टोव पर खीर बनाकर किया गया। बाद के दिनों में स्थिति ये थी कि सुरेखा जब भी मायके जाती अपनी माँ के सामने शिकायतों का पिटारा खोल कर रख देती थी। जरा जरा सी कमियाँ भी बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। माँ भी उन कमियों को रस ले लेकर सुनती थी। चूँकि वे सब
चीज़ें घरेलू उपयोग से संबंधित होती थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती थी, इसलिए माँ खुद बाजार से ला देती थी या पिता से मंगवा देती थी। कैंची, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट जैसे कई चीज़ें वह माँ से सनावद लेकर आई। अब सास भी कुछ नहीं कहती थी, उन्हें भी लगता था कि कुछ ला ही रही है, देने तो जा नहीं रही। संपन्न माँ बाप की बेटी है, माएँ बेटियों को उपहार देती ही है। उन्हें दिनों अरविंद को एक सेकंड हैंड बाइक पसंद आ गई। कीमत लगभग 40,000 रुपये तय ठहराया गया। अरविंद के पास मात्र 20,000 रुपये थे। कुछ पापा से, कुछ दोस्तों से लेकर खरीद लूँगा सोचकर अरविंद ने बाइक के लिए 10,000 रुपये बयाना दे दिया और 7 दिन के अंदर पूरी रकम देकर बाइक ले जाऊंगा का वादा कराया। घर आया तो पता चला कि पिता अधिकतम 8,000 रुपये की मदद कर सकते हैं। शेष 12,000 के लिए वह इधर उधर भटका, मित्रों से फरियाद किया पर कोई दाल नहीं गली। अंतिम विकल्प के तौर पर वह दानवीर ससुर को याद किया। अगले ही दिन नवदंपति महू पहुंच गए। घनश्याम जी के सामने आने का प्रयोजन बताया गया तो अरविंद जी और सुरेखा दोनों का भ्रम टूटा। घनश्याम जी ने पैसे जुटा पाने में असमर्थता प्रकट की। बोले, 1,000-2,000 की व्यवस्था तो कर सकता हूँ, पर 12,000 की व्यवस्था मेरे लिए मुश्किल होगी। सुरेखा का दिल उदास हो गया। वहीं अरविंद को बयाने में दिए 10,000 रुपये डूबते हुए नजर आए। बेटी दामाद आए थे, इसलिए उत्तम भोग का प्रबंध किया जाने लगा, पर अरविंद का मन ससुराल में नहीं लगा। इंदौर से होकर लौटता हूँ कहकर वह वहाँ से निकल गया। महू इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी थी। जल्दी लौटना कहकर सुरेखा ने उसे जाने दिया। दोपहर हो गई, फिर शाम ढल गई, पर अरविंद इंदौर से वापस नहीं लौटा, जबकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उसी शाम उन्हें सनवाद लौटना था। सुरेखा बार बार घड़ी देखती, उसका मन विचलित होने लगा था। मन में ही तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। कोई अनहोनी न हो सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। बेटी के आगमन से माँ का उल्लासित मन अब मलिन होने लगा था। दिमाग में एक ही बात आई कि पैसे के कारण जमाई राजा नाराज तो नहीं हो गया है। बेटी को लेकर एक पीसीओ में पहुंची और अरविंद के पड़ोस के एक घर में, जहां पीएनटी फोन कनेक्शन लगा था, फ़ोन लगाया। फ़ोन सुनने अरविंद ही आया था। फ़ोन पर अरविंद की आवाज़ सुनकर सुरेखा फपक पड़ी। मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप सनवाद पहुँच गए। सुरेखा बड़ी मुश्किल से बोल पाई। करता हूँ महू में रुक कर। इंदौर दोस्त के पास गया था पैसे की जुगाड़ में, वहाँ भी इनकार सुना तो सनवाद लौट आया। बाइक वाले से बयाना लौटाने को बोलूँगा, अगर लौटा दिया तो ठीक है, नहीं तो 10,000 रुपये को राम राम। मैं कैसे जाऊँ? मर्जी तेरी, जैसे आना हो आना, न मर्जी हो तो मत आना। अरविंद का रुष्ट स्वर बिजली सी गिरी सुरेखा के ऊपर। कई पलों तक अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या बोल रहे हैं? वही जो सुन रही हो, कहकर अरविंद ने फ़ोन रख दिया। सुरेखा जाने कितनी देर तक फ़ोन हाथ में लिए हेलो हेलो करती रही। आँखों से अश्रुधारा वेग पूर्वक बह निकले। क्या हुआ? माँ आश्चर्यचकित स्वर में बोली। सुरेखा थोड़ी देर तक रोती रही, फिर अटक अटक कर पूरी बात बताई। घर में जैसे कोहरा मच गया हो। अरविंद और उसके पूरे खानदान को कोसा जाने लगा। गालियाँ दी गई, भीख मंगोगे परिवार में बेटी ब्याह दी गई जैसी बातें भी कही गई। क्रोध जब कम हुआ तो मशवरा करने की बारी आई। 12,000 रुपये घनश्याम जी के लिए 3 माह के वेतन के बराबर थे।
सहज व्यवस्था करना संभव नहीं था, पर असंभव भी नहीं था। 3 दिन बाद कुछ बैंक से निकाल कर, कुछ मित्रों से उधार लेकर वे 12,000 रुपये इकट्ठा किए और पीड़ित मन से बेटी को लेकर समधियाने पहुँचे। अरविंद के माता पिता को इस संदर्भ में कुछ भी मालूम नहीं था। वे सोच रहे थे कि सुरेखा के माता पिता का मन कर आया होगा कि बेटी को कुछ दिन पास रखे, इसलिए अरविंद सुरेखा को मायके छोड़कर अकेला लौट आया। अरविंद से जवाब तलबी की गई। मैंने कौन सा दहेज मांगा है, उधार चाहिए था। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे मैं वापस कर दूंगा, अरविंद छूटते ही बोला। घनश्याम जी चुपचाप सुरेखा के हाथ में रकम दिए, फिर दामाद से कोई सवाल जवाब किए बिना अपने बड़े भाई साहब के घर चले गए। अंत तक वे समझ नहीं पाए थे कि रुपए की मांग के पीछे समधी समधन की भी कोई इच्छा थी या नहीं थी। 3 साल गुजर गए, न रकम वापस आई न मांग हुई। घनश्याम जी ने फिर भी शुक्र मनाया, समझ लिया कि दहेज में कोई कमी रह गई होगी जो उस 12,000 से पूरी की गई। तभी एक दिन पता चला कि अरविंद जिस कॉटन मिल में काम करता है वह बंद हो गई है। कर्मचारियों को एक निश्चित रकम सौंपकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। सुरेखा इस दरमियान एक बच्चे की मां बन चुकी थी और पुनर्गर्भ से थी। अरविंद एक दिन पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से ससुराल आया और प्रीतमपुर जो महू के कुछ ही किलोमीटर दूर था, नई नौकरी की तलाश में भटकने लगा। लगभग 20 दिन तक भटकने के बाद एक दिन अरविंद ने कहा कि कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है। सोच रहा हूँ कि नौकरी ढूंढने में समय बर्बाद करने के बजाय अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करूँ। अगर 50,000 की मदद मिल जाए तो मैं खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। पिछली रकम तो वापस नहीं हुई और 50,000 फिर से मानो अरविंद के मुंह से बोल नहीं फूटे हो, बम का गोला दगा हो। सास एकदम से बोल पड़ी, जमाई राजा, वो 12,000 ही बड़ी मुश्किल से चुकाए हैं हमने, और आपकी साली की शादी में भी खूब खर्च हुआ है। हमारा इस बार चाह कर भी नहीं कर पाएंगे कुछ। 2 टूक जवाब सुनकर अरविंद कुछ नहीं बोला। सुरेखा अरविंद के प्रति आशंकित थी, कहीं इस बार फिर उस शाम अरविंद ने कुछ नहीं किया। चुपचाप खाना खाया, खामोशी से रात गुजारी और अगली सुबह जाता हूँ किसी और जगह काम देखने कहकर अच्छे से तैयार हुआ, नाश्ता किया और अपना बायोडाटा की फाइल वाला बैग लेकर बाइक से चला गया। उस रोज वह वापस नहीं लौटा। रात हो गई और जब वह वापस नहीं लौटा तो सुरेखा ने ससुराल के पड़ोस में फ़ोन किया। वहाँ से पता चला कि अरविंद संवाद भी नहीं लौटा है। आखिर गया तो कहाँ। 2 दिन गुजर गए। मन में तरह तरह की शंका उत्पन्न हो रही थी। थाने में दरियाफ्त की गई, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया है, पर कुछ पता नहीं चला। 5वें दिन अरविंद बिना किसी पूर्व सूचना के मेले कुचेले हालात में महू पहुंचा। बिना किसी से कोई बात किए चित किए सीधे बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर बाहर निकला। नाश्ते के दौरान बताया कि 5 दिनों में वह इंदौर, उज्जैन, धार में नौकरी की तलाश में खूब भटका है। कहीं भी कैसा भी काम नहीं मिला है, इसलिए एक दोस्त के साथ ग्वालियर काम की तलाश में जा रहा है। बाइक वह इंदौर में दोस्त के घर छोड़ देगा और अपना कपड़ों वाला बैग लेकर वह घर से निकल गया। पिछले 5 दिनों में उसकी आंखों से अविरल आंसू बहाए थे। आजीविका का प्रश्न न होता तो वह अरविंद को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। अब तो मायके में रहना भी उससे कठिन और अपमानजनक लगने लगा था। माता पिता उससे कुछ नहीं कहते,
पर माता पिता की आंखों में छाई उदासी स्पष्टागोर होने लगी थी। अरविंद को गए 3 ही दिन हुए थे कि सुरेखा को उसके ताऊ से पता चला कि अरविंद तो पहले दिन ही संवाद आ गया था, यानी ग्वालियर जाने की बात झूठी थी। सुरेखा जैसे आसमान से गिरी हो। घर में कोहराम मचना ही था मचा। घनश्याम जी अगली सुबह सुरेखा और बच्चे को लेकर संवाद रेलवे क्वार्टर में रह रहे अपने बड़े भाई के घर पहुँचे। बड़े भाई को आराम से एक एक बात बताई। पूरी बात सुनकर बड़े भाई मोहन जी ने निश्वास भर कर कहा, सारी गलती तुम लोगों की है। क्या मतलब? तुम लोगों ने बच्चे की शादी करने के बाद भी उसके जीवन पर नियंत्रण करना चाहा। ये तो नादान है, कमाकल ना समझ है। इसे घर गृहस्थी के बारे में क्या अनुभव, पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तो समझदारी दिखानी चाहिए थी। क्यों बेटी के ससुराल की कमियां जानने के लिए उत्सुक रहती थी। कौन सा घर है जहां सब कुछ ठीक ठाक है, 100% परफेक्ट है। कैंची खराब है, प्रेस खराब है, गैस चूल्हा खराब है, प्रेशर कुकर खराब है, मिक्सर ग्राइंडर खराब है तो तुम लोग ने बाजार से खरीद दिया। अब उस लड़के का भाग्य खराब है, उसका समय खराब है तो नया भाग्य नया समय दे दो।